सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अनूप राणा स्वागत करता हूं आप सभी का प्रगति कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और अगर आपने इससे पहले कभी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में नहीं पढ़ा या आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरी देखिएगा। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है भारत का जुडिशियल सिस्टम। देखिए, भारत के अगर हम लोग न्यायालय के बारे में बात करें, जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करें, तो भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सर्वोच्च संस्था है और इसके अंतर्गत सभी राज्यों में हाई कोर्ट आते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी सन 1774 में और भारत में हाई कोर्ट अधिनियम आया था सन 1861 में। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि केंद्र में एक बड़ा या फिर एक सबसे हाईएस्ट संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। इसी के इतिहास से बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सन 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहां पर? कलकत्ता में। ध्यान रखना है, कहां पर हुई? कलकत्ता में। यह भारत का सुप्रीम कोर्ट था, उस समय का सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें सभी, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो, सभी को सजा का प्रावधान करने के लिए पावर दी गई थी। और बाद में सन 1781 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दो महत्वपूर्ण बातें थी। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को सीमित करना, और दूसरा, कंपनी के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर करना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यहां पर हुई थी। ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय के होने के बावजूद सर्वोच्च नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेजी जो अधिकारी थे भारत में, इसको इसके न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश थी, एक सीजे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जिसे आप हिंदी में संघीय न्यायालय कह सकते हैं। न्यायालय, और इस संघीय न्यायालय को, फेडरल कोर्ट का मतलब होता है कि संघ का न्यायालय, केंद्र का न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके अंतिम जज बने हरिलाल जे कानिया। ध्यान रखना है, ये हरिलाल जे कानिया ही भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले सन 1861 में भारत में हाईकोर्ट अधिनियम भी आ चुका था, जिसके द्वारा 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 हाईकोर्टों की स्थापना की गई, और सन 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या होता है कि स्वतंत्रता के बाद सन 1850 में स्वतंत्रता के बाद 1850 नहीं, 1950 में 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ये इसका इतिहास है। 28 जनवरी 1950 को भारत में वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, अब थोड़ा संविधान के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का जो पार्ट 5 है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको जानकारी देता है, या भारतीय सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक, ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे संरचना की। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 124 जो है, वो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, और इसकी संरचना के बारे में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, जिसे हम सीजेआई कहेंगे। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी वर्तमान में संख्या कितनी है? 33। तो 33 और 1 कितने होंगे? 34। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। लेकिन पहले से ही ऐसा नहीं था। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 7 अन्य न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश था। टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। स्थापना के समय सुप्रीम कोर्ट में 8 न्यायाधीश हुआ करते थे।
और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 34 हो गई। तो बात यह आई कि इनकी संख्या को बढ़ाने की पावर किसके पास है, तो ये किसके पास दी गई है, संसद के पास। एक बात यहां से ध्यान रखनी है, बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है और हाईकोर्ट में राष्ट्रपति के पास। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। चलो, अब जब संसद के पास ये पावर है तो संसद ने समय समय पर इस पावर का इस्तेमाल भी किया है, बार बार न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया है, ठीक है। इस प्रकार ये वर्तमान में कितनी हो गई है, 34 हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी योग्यता के बारे में। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के बारे में बात करेंगे तो पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर दूसरा, वो किसी भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो, क्या हो, न्यायाधीश हो, या और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये क्या हो, अधिवक्ता यानी वकील, या फिर राष्ट्रपति की नजर में ये क्या हो, परम विधि विधेयता का मतलब क्या होता है, परम विधि विधेयता का मतलब है न्याय का अच्छा ज्ञाता, ठीक। अब यहां पर एक बात देखिए, भारत का नागरिक तो जरूरी है उसको होना, लेकिन उसको या तो जो हाईकोर्ट है वहां पर न्यायाधीश कितने साल तक, 5 साल तक, 5 साल तक वो क्या हो, किसी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो, 10 साल तक वो किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या हो, अधिवक्ता हो, या राष्ट्रपति की नजर में परम विधि विधेयता, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी नियुक्ति के बारे में। देखो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय है चाहे वो उच्च न्यायालय है, दोनों स्थानों पर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। परंतु जो राष्ट्रपति है उसको सलाह कौन देगा, और क्या सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो देखिए, इसके लिए ध्यान रखना है, भारत में 4 न्यायाधीश मामले आए थे। पहला न्यायाधीश मामला आया सन 1982 में, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट जजिस केस, यानी प्रथम न्यायाधीश मामला। क्या बोलते हैं, प्रथम न्यायाधीश मामला। प्रथम न्यायाधीश मामला कब आया था, 1982 में, जिसके द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति को दी गई, सर्वोच्च न्यायालय जब राष्ट्रपति को कोई सलाह देगा तो वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा न्यायाधीश मामला आया 1993 में, जिसे हम कहते हैं द्वितीय न्यायाधीश मामला। इसमें यह कहा गया, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह बाध्यकारी होगी, और नंबर दूसरा यहां पर यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो सलाह देने का कार्य करेगा वो दो वरिष्ठतम न्यायाधीश देंगे, और यहाँ पर ये जो पूरा एक सिस्टम बन रहा है जिसे हमने वहां पर, या इसे वहां पर कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना भारत में कब होती है, कॉलेजियम सिस्टम की भारत में स्थापना कब होती है, सन 1993 के दूसरे न्यायाधीश मामले के द्वारा। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि तीसरा न्यायाधीश मामला आया था 1998 में, जिसके द्वारा कहा गया कि जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है उसमें 2 नहीं, 2 के स्थान पर 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, और ये 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश उस कॉलेजियम सिस्टम में कार्य करेंगे और राष्ट्रपति को न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में सलाह देंगे। इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है, 99वां संविधान संशोधन सन 2014, जिसके द्वारा यहां पर ध्यान रखना है, जिसके द्वारा यहां पर एक NJAC की स्थापना होती है, नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। और ये NJAC एक ऐसा कमीशन होता है कि जो भारत में न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में
सलाह देने के लिए बनता है। परंतु यहाँ पर ध्यान रखना है, इस एनजेएसी के लिए 2 आर्टिकल जोड़े जाते हैं, आर्टिकल नंबर 124 क्रॉस ए और आर्टिकल नंबर 124 क्रॉस बी। जहां आर्टिकल नंबर 124 क्रॉस ए इसकी संरचना के बारे में बात करता है, वहीं आर्टिकल नंबर 124 क्रॉस बी इसके कार्यों के बारे में विवेचना करता है। अब ध्यान रखना है, इसके बाद क्या होता है, चतुर्थ न्यायाधीश मामला आता है। क्या आता है? चतुर्थ न्यायाधीश मामला। और चतुर्थ न्यायाधीश जो मामला था उसके द्वारा एनजेएसी को क्या कर दिया जाता है, गैर संवैधानिक घोषित करके इसे खत्म कर दिया जाता है। अब इसकी वजह थी क्योंकि उस समय वहां पर उस पर कार्यकारी जो सदस्य था, एक कार्यकारी सदस्य आना था, इसलिए वहां पर कार्यपालिका का न्यायपालिका में इंटरफियर माना गया। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 50 है वो कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तो कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो सीजेआई है उसके लिए ध्यान रखना है कि इन 33 न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या बनेगा? सीजेआई बनेगा। और इस वरिष्ठता का उल्लंघन भारत में 2 बार हुआ है, 1973 में और 1977 में। 2 बार जब इसका उल्लंघन हुआ तो सन 1993 में जो दूसरा न्यायाधीश मामला था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा कि अब आगे सीजीआई की नियुक्ति के बारे में वरिष्ठता का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार से वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो वहां पर क्या बनेगा? सीजीआई बनेगा। अब बात करेंगे इनके कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु। कितनी होती है? 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर 65 वर्ष के जनरली ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश बनते बनते लगभग 61-62 साल लग ही जाते हैं, तो लगभग 2-3-4 साल तक वो इस पद पर बने रहते हैं और इसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा, अगर कोई व्यक्ति सीजीआई बनने के बाद अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। और अगर किसी न्यायाधीश को हटाना हो, यानी इसको जो है हटाना हो, तो हटाने की जो प्रोसेस है वो एक विशेष प्रक्रिया है जिसे भारतीय संविधान में अमेरिका से जोड़ा गया था। अब इसको जरा समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इसके लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ता है जिसे आप बिल कहेंगे। ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित होता है। किससे होता है? विशेष बहुमत से पारित होता है। अब आपको इतना भी पता होगा कि विशेष बहुमत किसे कहते हैं। तो विशेष बहुमत होता है सामान्य बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विशेष बहुमत से पारित होगा। अगर ये विधेयक पहले लोकसभा में आता है तो लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में होने चाहिए। और अगर ऐसा हुआ उसके बाद उसके लिए एक कमेटी बैठेगी। कमेटी में 3 सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। जो कमेटी बैठेगी, कमेटी में 3 सदस्य होंगे। एक होगा सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और ये अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। किसी हाईकोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और तीसरा जो सदस्य होगा एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है और उसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है तो एक न्यायाधीश उसके पद से हटा जाता है। भारत में एक विशेष प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। कमेटी के बारे में पूछ सकता है या फिर प्रस्ताव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर्स के सपोर्ट में होने चाहिए, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है। अब आपको कुछ और आर्टिकल यहां से ध्यान रखने हैं। पहला आर्टिकल आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 126। ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई का प्रावधान करता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जब तक कि वो अब्सेंट है। नंबर दूसरा आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 127 जो तदर्थ न्यायाधीश के बारे में प्रावधान करता है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? तदर्थ न्यायाधीश पहली बात तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरी बात, इसके आर्टिकल के बारे में पूछ सकते हैं। तीसरा कि जब सर्वोच्च न्यायालय में कोई बेंच का कोरम पूरा नहीं हो रहा होता है देन यहां पर राष्ट्रपति एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल नंबर 129 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। क्या होगा? एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। और ध्यान रखना है, अभिलेखीय न्यायालय होगा मतलब इसके सारे कार्यवाही को ऑन रिटर्न रखा जाएगा। नंबर दूसरा कि इसी आर्टिकल के तहत कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी न्यायालय की अवमानना भी आती है। एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 130 जो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में होगा और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लें तो भारत के किसी भी स्थान पर इसकी खंडपीठ को स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है। अब जो है यहां से हमें जो मुख्य बातें थी वो हमने पढ़ी। सर्वोच्च न्यायालय के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। इसकी पावर के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मैं आगे मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।